पॉलिसी है, व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, जैसे व्हाट हैपेंस व्हेन, पूरा एक स्टैंजा दे दिया आपको केस बेस्ड स्टडीज पे, उसके बाद पूछ लिया व्हाट हैपेंस व्हेन। असर्शन रीजनिंग बहुत ढंग से करेंगे सब लोग, मैं एक्स्ट्रा असर्शन रीजनिंग डिस्कस करती जाऊंगी, पर एनसीईआरटी की असर्शन रीजनिंग सबने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है। वहीं पे वही एक जोन रहता है जहाँ नंबर कटते हैं, असर्शन भी ठीक लगता है और रीजन भी गलत लगता है, और कई बार दोनों ठीक दोनों गलत काफी उसमें रहती है। देखिए एन ब्यूटाइल, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। ठीक है जी, ये है आपका क्वेश्चन, क्या होगा जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ एन ब्यूटाइल क्लोराइड को ट्रीट करेंगे। जैसे ही अल्कोहलिक KOH दिखे तो समझ जाना यहाँ पे एल्कीन बनना है। ठीक है, आई एम राइटिंग दिस इज एन ब्यूटाइल। अब देखिए ये अगर नॉमेनक्लेचर ना किया होता तो यहाँ पे फंस जाना था। ये है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, मतलब स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है जिसमें हेलोजन लग रखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज बीटा एलिमिनेशन, दिस इज अ डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे आप डालेंगे अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस KCl minus a unit of water, and what you will be getting, you will be getting an alkene। ठीक है, आपके पास ब्यूट-1-ene जो है वो जनरेट होगा। तो दिस इज वन फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। अगर किसी को ज्यादा नॉलेज है तो आप लिखते हैं ना यहाँ पे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ आप लिखते हैं ना यहाँ पे दैट इज बीटा एलिमिनेशन। मेरे को टेस्टों में लिख देना, स्कूल के पेपर में नहीं पूछा हो तो बिल्कुल मत लिखना, OMR शीट्स आ जानी, एवरीथिंग फ्रॉम द बोर्ड साइड। ठीक है, देन द सेकेंड ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद, MCQs वही अटेम्प्ट कर पाएंगे जिनको थियरीज आती होंगी। और मैं बताऊं एक चीज गलत होती है, एक लाइन एक का गलत होता है, पूरी लाइन का गलत हो जाता है। अपने इंस्टिंक्ट्स को बिलीव करना बहुत जरूरी है MCQs में। Bromobenzene is treated with magnesium in dry ether। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होगा, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो, दिस इज योर ब्रोमोबेंजीन। इट इज मेड टू रिएक्ट मैग्नीशियम, ड्राई ईथर इज द मीडियम जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। एनीबडी वुड लाइक टू टेल कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन बताएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा? Anybody in the group? Grignard's. Grignard's reagent. This is magnesium will come in between, और कुछ बनने का वो स्कोप ही नहीं है। This is phenyl magnesium bromide। ऐसे लिख देंगे तब भी ठीक है, Grignard's reagent जैसे उसने बोला है वैसे लिख देंगे तब भी ठीक है। The third I am going to talk about that is methyl। ये जो मैंने पढ़ाया है ना उसके साथ जो NCERT के क्वेश्चन है वो ये है, methyl bromide is treated with sodium in dry ether। ठीक है, ये है जी आपके पास। अब यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड, ये अपनी कॉमन सेंस रहेगी। इस केस में क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड को 2 बार लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक मिथाइल ब्रोमाइड ऑफ योर ओन चॉइस। इट विल बी CH3 and Br, and then you have to treat it with sodium in the presence of dry ether। एक मिथाइल क्लोराइड को सोडियम के साथ ट्रीट करके सोडियम बीच में नहीं लगा सकते। दिस इज अ वुड्स रिएक्शन। यहाँ से you will be getting CH3 plus twice of NaBr। इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानेंगे, दैट इज वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन के नाम से जानेंगे, और इस रिएक्शन को इस तरह से मेंशन करना होता है। अगर इस तरह से, ये सारा मैं एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ, आज जो मैं करने लगी हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें सारी की सारी। अब देखिए, देन वी हैव द लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन, दैट इज मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KCN, विद अल्कोहलिक KCN। ठीक है, जब आप इसको अल्कोहलिक KCN के साथ ट्रीट करेंगे तो दिस
methyl chloride, KCN alcoholic. This is simply a substitution reaction. SN reaction लिख सकते हैं, and it will give you CH3CN with KCl. Okay, so this would be the reaction. जितने मैंने reactions पढ़ाए थे उसके basis पे ये सारा कुछ अब मैं करने लगी हूँ. That is type of nucleophilic substitution reaction. This is a very important section from the haloalkanes. Haloalkanes काफी लंबा है. Haloarenes जो है वो थोड़ा सा lighter. अब ध्यान से सुनेंगे, जिस किसी को नहीं आएगा मुझसे पूछते जाएंगे. Types of nucleophilic substitution reaction. Okay, अब देखिए दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे. दैट इज SN1 रिएक्शन. ठीक है, इसका नाम जो है दैट इज 1 लिख दिया ना, उसका मतलब हो गया एक मॉलिक्यूल. यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, as the name indicate, it is unimolecular substitution reaction, nucleophilic substitution reaction. एक चीज ये पढ़ते ही जो सब बच्चों के दिमाग में आनी चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना इस केस में, ठीक है, वो डिपेंड करेगा. दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of one of the reactant molecule. एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा. ठीक है, एक चीज चलो मैं बाद में बताती हूँ. देन वी हैव SN2 रिएक्शन. ठीक है, नाम से 2 आ गया तो बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, इट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू रिएक्टेंट्स. मैंने R1 और R2 लिख दिया. यहाँ पे R1 जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1, ठीक है, और जो मैंने R2 लिख दिया दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2. ये सेकेंड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है. एक चीज सब लोग याद रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन. अगर रिएक्शन में काफी सारे स्टेप्स हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें ROR लिख रही हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन. अपॉन स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन. अब एक रिएक्शन में अगर काफी सारे स्टेप हैं तो उसमें जो स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है. ध्यान से सुनेंगे दोबारा से. हम कह रहे हैं कि दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. NS रिएक्शन नहीं लिखना, SN रिएक्शन लिखना है. अगर SN1 लिख दिया दैट इज फर्स्ट यूनि 1 का मतलब हुआ यूनिमॉलिक्यूलर. यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये देखते ही हम समझ जाएंगे कि इस केस में कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. अब हम देखेंगे कि रिएक्शन के अंदर काफी स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसमें जो स्लो स्टेप होगा वो हम देख के नहीं पता लगा सकते, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा. जो स्लो स्टेप होता है उसके ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है. एनी इफ्स एंड बट्स टू एनीबॉडी इन दिस टॉपिक? ये पेज पे कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बोलेंगे यस और नो. नो मैम. अच्छा, चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले SN1 रिएक्शन. ठीक है, SN1 रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक. मैं बहुत धीरे करा रही हूँ ये टॉपिक. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यूनिमॉलिक्यूलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जांपल के बाद मैं रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख रही हूँ और फिर बता रही हूँ। देखिए ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, क्या मैं इसको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं? सब लोग बताएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे साथ ही याद हो जाना टॉपिक। क्या सब लोग जानते हैं कि ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है? एवरीबॉडी हैज टू आंसर, एवरीबॉडी, नॉट ओनली सुखमन हैज टू अनम्यूट, एवरीबॉडी हैज टू आंसर। Yes. Yes, ma'am. कैसे कैसे पता लगा? अर्पिता कैसे पता लगा ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है? अर्पिता बोल, अगर गलत बोलेगी तो मैं करेक्ट कर दूंगी। कैसे पता लगा? बिस्मन, हाँ चल अर्पिता बोल, कैसे पता लगा बच्चे? मैम इसके साथ 3 ये जो कार्बन है इसको देखो, जिस कार्बन पे हेलोजन लगी है क्या उसके साथ 3 कार्बन एटम जुड़े होंगे? यस मैम, यस दिस इज मैम। अ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। कोई मुझे बताएगा इसका कॉमन नेम क्या है? एनीबॉडी वुड लाइक टू गिव मी द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मैम नियो नो। टर्शियरी Yes, very good, Sanya. This is tertiary butyl chloride. ठीक है, IUPAC सबने लिखे। This is tertiary butyl chloride. बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाते हैं। This is OH negative. सब लोग जानते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल either have the lone pair of electrons or they have got the negative charge on them. So this is a nucleophile. ठीक है, अब क्या होगा? बिकॉज इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं नीचे लेके आ रही हूँ, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा हेलोजन। ठीक है, CH3 और यहाँ पे आपका लग गया न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे आपका एलिमिनेट हो गया क्लोराइड आयन। सो ये आपका SN1 रिएक्शन है। कोई बताएगा इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा? Anybody would like to tell the common name of the product that I have made? Anybody? Tertiary butyl alcohol. Yes, it is tertiary butyl alcohol. जो उसने बोला सान्या ने उसी के साथ था, tertiary butyl alcohol। ठीक है, IUPAC कौन बताने वाला? Who is going to give the IUPAC name for this? चहक, IUPAC बोल बच्चे इसका। वॉलंटरली हाथ उठ खड़े किया करो। आर्यन, हाँ चहक बोलने लगी है, चहक, समृद्धि, या Ma'am, butanol. no, it's not butanol, somebody else. बिस्मन बोल, इस कंपाउंड का क्या नाम है बच्चे? मैम 1-butanol। नो। Ma'am, 2-methyl butane 2-ol. Yes, this is, देखिए this is a parent chain, this is a parent chain। अब पेरेंट चेन के साथ 2 ब्रांचेस हैं, एक OH की और एक मिथाइल ग्रुप की। तो अब देखिए क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? इट इज 2-methyl butane 2-ol। इतना क्लियर है ये रिएक्शन सबको क्लियर? मैम मैम प्रॉप में आना चाहिए था, प्रोपेन 2। हाँ, प्रोपेन Yes, ma'am. प्रोपेन 2-ol आए, बिल्कुल ठीक, प्रोपेन 2-ol। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोले। एनी डाउट टू एनीबॉडी इन दिस? No, ma'am. चलिए, लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, हर SN2 रिएक्शन जो है वो यही मैकेनिज्म फॉलो करेगा। उसके अंदर 2 स्टेप्स रहेंगे। पहला जो स्टेप है, स्टेप 1, ठीक है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहला स्टेप जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और सब लोग जान लें कि दिस इज द स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन। ये आपका स्लो स्टेप है रिएक्शन का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सारा का सारा जो है गेम जो है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मैं देखिए मैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड पे आ रही हूँ, जिससे हम शुरू हुए थे। दिस इज योर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। You know that this is electronegative.
जो हेलोजेंस हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। क्या ये बात सब एग्री करते हैं? दिस इज Cl नेगेटिव, दिस विल बी 3 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन पूरा लिख रही हूँ क्योंकि इसको 3 डिग्री कार्बोकेटायन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है दैट इज सराउंडेड बाय 3 अदर कार्बन एटम्स। एक बात जिनको आती है वो बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं आती वो याद रखने कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटायंस में जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फॉलोड बाय 2 डिग्री, फॉलोड बाय 1 डिग्री कार्बोकेटायन। जो 3 डिग्री कार्बोकेटायंस हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल वाला लिया। तो मैं यहाँ पे एक और चीज डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दैट इट इज अ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो स्लो स्टेप में क्या हुआ, स्लो स्टेप में कार्बोकेटायन बना और स्लो स्टेप में देखिए कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे। टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? 2। पर जब मैं मैकेनिज्म लिख रही थी तो उस केस में स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे? 1। तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करना है? स्लो स्टेप के ऊपर। अब देखिए स्टेप 2 में क्या होगा। स्टेप 2 में there will be attack of nucleophile। जब एक बार कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो जो क्या कहते हैं आपका कार्बन एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ न्यूक्लियोफाइल ने अट्रैक्ट होना ही होना है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इज इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। तो क्या होगा, इट विल बी CH3, ये जो ऊपर कार्बोकेटायन मेरे पास बना है ऊपर वाले स्टेप में 3 डिग्री कार्बोकेटायन, OH नेगेटिव जो कि मेरा न्यूक्लियोफाइल था, NU भी लिख सकते हैं उसको। सो इट विल बी अटैकिंग एट दिस पोजीशन और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फास्ट स्टेप, दिस इज अ फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, इट विल बी CH3 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 and this is OH, right? So this will be the reaction। हम जानते थे एक बार, मैं लिख रही हूँ डिफरेंट कलर से, rate of reaction depends upon the slow step of the reaction mechanism, depend upon the slow step of reaction mechanism, slow step के ऊपर डिपेंड करता है। देखेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन, इट स्लो स्टेप के अंदर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं? एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अब ध्यान से देखें, या तो मैं उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इस तरह से लिख दूं ब्रैकेट के अंदर, या मुझे लगे कि यार सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, इतनी बार कहाँ लिखेंगे इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, और अगर मैं इस तरह से लिख दूं और मैं कहूँ कि रेट ऑफ द रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो तब भी ठीक है। ध्यान से पढ़ें, क्या ये सारी की सारी बातें ठीक हैं? आई एम वेटिंग, जिसको 1% भी अगर रेट ऑफ द रिएक्शन जो है बच्चे वो डिपेंड करता है कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन पे, है ना। रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, और स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। अब जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा, बोलेंगे? जितना स्टेबल, देखिए मैं एक बात करने लगी हूँ यहाँ पे, जैसे ये मेरे पास है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दिस इज प्राइमरी 1 डिग्री लिख रही हूँ, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये हैलाइड आयन को लूज करने पे मेरे पास बनाएगी प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक है। उसके बाद ये है बच्चे मेरे पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, जिसको ये भी नहीं पता लग रहा ना ये प्राइमरी क्यों है, ये सेकेंडरी क्यों है, वो भी पूछ सकते हैं। ये है मेरे पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, मैं बिल्कुल दोबारा बता दूंगी, बट प्लीज डाउट्स मत रखना क्लास के बाद। दिस इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड,
जब इसमें से हेलाइड आयन निकल गया, हेलाइड आयन मतलब हेलोजन एटम विद अ नेगेटिव चार्ज, तो मेरे पास बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, अगर आपके पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो इसमें से हैलाइड आयन निकल गया और मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। क्या ये बात सबको मंजूर है? बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखेंगे सब लोग और मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। इज इट ओके विद एवरीवन? यस मैम। यस मैम। पक्का? अच्छा, अब मैं एक चीज और कहने लगी हूँ। देखिए, हम लोग जिंदगी में किस तरफ मूव कर रहे हैं? स्टेबिलिटी की तरफ। आर वी मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ? अरे बोले भाई हाँ और ना। यस मैम। हाँ, तो बस ठीक है। अब ऐसे है कि अब देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जिनको नहीं पता वो याद रखें। 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटायन, एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है। अच्छा भाई, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो झट से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पे तो कोई स्टेबिलिटी की बात ही नहीं करता। 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की सारी दुनिया बात करती है। इसका मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो कि इनको बना रहे हैं, ठीक है, they have maximum tendency to participate in this kind of reaction followed by 2 डिग्री हैलाइड जो इससे कम स्टेबल हो रहे हैं, कार्बोकेटायन बना रहे हैं, followed by 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड which is more stable। अब देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो अपना हेलोजन लूज करता है एंड इट फॉर्म 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इट मूव्स टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो ये अगर एक हैलाइड आयन को लूज करने के बाद स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसकी टेंडेंसी होगी ये फटाफट से हैलाइड आयन रिमूव करे और स्टेबल कार्बोकेटायन बना दे। इसकी टेंडेंसी जो है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से कम होगी कार्बोकेटायन बनाने की, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन से कम स्टेबल है और 1 डिग्री वाला तो ज्यादा स्टेबल रहता भी नहीं है। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो थोड़ा सा रिलक्टेंट रहता है अपने हैलाइड आयन को लूज करके 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाने के लिए, अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। Towards SN2 reaction, order of reactivity of various alkyl halides, ठीक है, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स के क्या ऑर्डर रहेंगे? सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा था, वो टूट जाएगा, कार्बोकेटायन झट से बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल झट से अटैक कर जाएगा और झट से अल्टीमेट प्रोडक्ट बन जाएगा। फॉलोड बाय 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फॉलोड बाय 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में? अभी मैं कराऊंगी क्वेश्चन, सिर्फ मैं एक बार बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे आना है पेपर में। उन्होंने 2-3 एल्काइल हैलाइड दे देने, उन्होंने कहना ABCD, इनमें से कौन सा सबसे जल्दी जो है वो रिएक्ट करेगा SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म से। तो ढूंढ लीजिए, अगर उसमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो उसको टिक कर दीजिए, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम है। मंजूर है इतनी बात? मंजूर है यस मैम। यस मैम। सबको? ऐसे तो नहीं, Yes, ma'am. चिराग, हर्षिल, बॉयज, करमन, मुनीर, ठीक है? यस मैम। अच्छा, अब मैं करने लगी SN2 मैकेनिज्म। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से। SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या SN2 रिएक्शंस लिख देते हैं, मैकेनिज्म में नीचे लिखते हैं। SN2 रिएक्शन
that is, as the name indicate, that is bimolecular, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आज मैंने सिर्फ यही दो पढ़ाने हैं, एप्लीकेशन इसकी मंडे करेंगे. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब नाम से ही पता लग रहा है कि स्लो स्टेप के अंदर कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, जल्दी बोले. 2 रिएक्टेंट्स, क्योंकि बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, स्लो स्टेप के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, तो 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे. अब ध्यान से सुनना सब लोग, एवरी वन ऑफ यू. स्लो स्टेप में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, HCl. कार्बन को मैंने लिख दिया है सर्कल के अंदर. अगर सर्कल बना दूं ऐसे, कार्बन ना भी लिखूं तब भी जायज है बात. एनी हाउ आई राइट कार्बन. ये जो कंपाउंड है मेरे पास, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड. ध्यान से देखना. एंड दिस इज माय न्यूक्लियोफाइल. अब सब जान गए हैं कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, मतलब they have attraction for positive charge, they themselves have either negative charge or they themselves have lone pair of electrons. मंजूर है. अब देखिए स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन. स्लो स्टेप में क्या होता है रिएक्शन में, जब रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म ले रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है. ध्यान से देखेंगे, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है. यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है और ये वाला बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है. दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट. तो स्लो स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बनी. ट्रांजिशन स्टेट कैसी स्टेट थी, एक ऐसी स्टेट जिसमें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड पूरी तरह से टूटा नहीं है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड पूरी तरह से बना नहीं है. सो दिस इज अ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन. एक चीज याद रखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है टू व्हाट, टू द डायरेक्शन ऑफ द हेलोजन एटम अटैच, क्योंकि इसने एज अ नेगेटिवली चार्ज आयन रिलीज होना है. ये खुद नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, तो दोनों में रिपल्शन होंगी. तो ये जो है ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा. जब ऑपोजिट डायरेक्शन से इसने अटैक करना है, इसने ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करना है, तो उस केस में क्या होना है, ये हाइड्रोजन एटम्स को कुछ अपनी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं. ये जो ग्रुप्स लगे रहते हैं, अगर CH3 ग्रुप भी लगा रहता तो इसको भी अपनी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, सो एज टू मेक अ प्लेस फॉर दिस OH नेगेटिव आयन. ठीक है. अब सेकंड स्टेप जो है, दिस इज अ फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन. सब लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कार्बन आ गया, हाइड्रोजन, 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 and OH will get attached over here and the chloride will be lost. अब देखिए, अगर मैं ऑड एटम को पकड़ूं, यहाँ से इसको हैंडल समझूं, तो ये मेरी अम्ब्रेला बन जाएगी इस तरह से. मंजूर है सबको? बोलिए. मैंने क्या किया, कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन लगा दिए. ऑड इलेक्ट्रॉन कौन सा था, क्लोरीन. मैंने क्लोरीन वाले बॉन्ड को हैंडल बना दिया और इसको एक शेप देने की कोशिश करी, तो ये अम्ब्रेला बन गया. ठीक है, या किसी को मशरूम लग रहा है तो मशरूम बन गया. अब इधर भी मैंने यही किया, जो ऑड ग्रुप था उसको पकड़ा हैंडल की फॉर्म में और इधर मैंने देखी अम्ब्रेला बना दिया. तो अब आप ध्यान से देखें कि क्या अम्ब्रेला उल्टा हो गया है. यहाँ पे अम्ब्रेला का हेड इस तरफ था, अब हेड इस तरफ हो गया, तो क्या ये अम्ब्रेला उल्टा हो गया, इस तरह से जाके इस तरह से इन्वर्जन हो गई है? बोलेंगे Yes, ma'am. तो क्या मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि इन्वर्जन ऑफ, अगले पेज पे लिख रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे अगले पेज पे लिख रही हूँ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, वो उल्टा हो गया पूरा का पूरा मॉलिक्यूल. कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस. और बच्चे इस इन्वर्जन को 1 नंबर का क्वेश्चन, this inversion is called as डिफरेंट से कैपिटल्स में लिख रही हूँ, वेल्डन इन्वर्जन. दोबारा से देखेंगे एक बार हम जल्दी से. ठीक है,
as the एक चीज और लिख देते हैं, as the slow step of the reaction involves two reactants. ठीक है, देखेंगे इधर, मैं दोबारा से दिखा रही हूँ. इसके अंदर देखिए स्लो स्टेप के अंदर कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं? 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 रिएक्टेंट्स. सो दिस reaction is called as bimolecular reaction. Bimolecular reaction, as the substitution is happening in the reaction, as the substitution of halide ion, ठीक है, is happening with the nucleophile, so it is also called as nucleophilic substitution reaction. मंजूर है ये बात सबको? इज इट ओके? बोलेंगे सब लोग दोबारा से, बहुत जल्दी से एक बार करेंगे. SN2 रिएक्शन में क्या हुआ? इसमें 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होने थे. रिएक्शन के अंदर जो स्लो स्टेप था, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहने थे. एक ये रहा और एक ये रहा. ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में रिएक्ट करेंगे और स्लो स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी. ट्रांजिशन स्टेट होती है बच्चे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ऐसी स्टेट का आ जाना जो रिएक्टेंट को ट्रांजिट कर रही है टू द प्रोडक्ट, तो इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कंप्लीटली नहीं टूटा और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो बॉन्ड है वो कंप्लीटली नहीं बना. अब ये जो बॉन्ड है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा टू विच द हेलोजन एटम इज अटैच्ड, जिस चक्कर में ये हाइड्रोजन एटम्स को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो OH ग्रुप जो है जब हम यहाँ लगाएंगे और हेलाइड आयन यूज कर जाएगा तो हमने देखा कि there is inversion of configuration that has taken place. तो मैंने कहा इस inversion of configuration को हम क्या कहेंगे? Belden inversion. क्योंकि इसके स्लो स्टेप के अंदर 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक तो OH नेगेटिव के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक CH3Cl के ऊपर डिपेंड कर रहा है. Now the important question that will be asked in the board examination. अब देखेंगे एक बात, ठीक है. अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिथाइल क्लोराइड. सब लोग ध्यान से देखना जरा. दिस इज माई मिथाइल क्लोराइड, नाम लिख रही हूँ. हाइड्रोजन इज क्वाइट स्मॉलर. ठीक है, ये मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड. फिर मैंने यहाँ पे बनाया, मैंने एक हाइड्रोजन को बेटा CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया. CH3 ग्रुप जो था वो काफी बड़ा था, तो मैंने इसको कहा दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड. ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है. ठीक है, फिर मैंने ये कार्बन बीच में डाल दो. चलो, ये कार्बन लिया और यहाँ पे मैंने 2 मिथाइल ग्रुप्स ले लिए. ठीक है, मैंने 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से, तो दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड. यहाँ पे मेरे पास हेलोजन है. ठीक है, अब ये देखिए, ये कार्बन है, ये एक CH3 है, ये दूसरा CH3 है और ये तीसरा CH3 है और यहाँ पे हैलाइड है, और ये मेरे पास बन गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड. अब मेरी बात सुने, CH3 ग्रुप जो है दिस इज अ बल्की ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप है. अब ये न्यूक्लियोफाइल को यहाँ तक आने में हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा. स्पेस में जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मूव कर रहा है और यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, so this will provide a hindrance to that nucleophile, and such hindrance is called as steric hindrance. Bulkier groups, ठीक है, attached to the carbon atom bearing a halogen atom will provide, ठीक है, a hindrance in the space to the nucleophile,
न्यूक्लियोफाइल और इस हिंड्रेंस को, जो स्पेस के अंदर एक हिंड्रेंस प्रोवाइड करी गई न्यूक्लियोफाइल को, दैट इज कॉल्ड एज स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड आ जाए तो बस ये सोच लेना, स्पेस के अंदर जब मूव रहा, जो उसके अराउंड स्पेस थी उसके अंदर जब कोई आयन मूव कर रहा था तो दूसरा जो मॉलिक्यूल था उसको हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा था, स्पेस टू द न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए यहाँ पे आप मेरे को बताएं सबसे ज्यादा हिंड्रेंस कहाँ पे होगी? सबसे ज्यादा हिंड्रेंस मिथाइल क्लोराइड 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, न्यूक्लियोफाइल को सबसे ज्यादा हिंड्रेंस कहाँ मिलेगी? अबे कुछ कहने वाले? 3 डिग्री। हाँ जी, क्या कहने वाले चारवी? कहाँ हिंड्रेंस सबसे ज्यादा मिलेगी? बोलेंगे मैम 3 डिग्री। 3 डिग्री में देख कितने बड़े बल्कि ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल का जाना ही मुश्किल हो गया। इधर से तो बेचारा वैसे ही जा सकता, वैसे ही बैंड था। यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप है, वो कहता है यहाँ से नहीं जाता, चलो यहाँ से चला जाता हूँ। यहाँ तो सारे बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे वो कहता है अच्छा चलो यहाँ से भी थोड़ा चला जाऊंगा, यहाँ से भी चला जाऊंगा। तो एक चीज याद रखेंगे, ठीक है, मोर आर द एल्काइल ग्रुप्स attached to the carbon atom bearing a halide ion, bearing a halogen atom, ठीक है, difficult will be the attack of nucleophile, difficult will be the attack of nucleophile। ओ भाई अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही मुश्किल हो जाएगा तो क्या होगा? Therefore, the rate of SN2 mechanism will increase or decrease? बोलेंगे will decrease। तो इसके अकॉर्डिंग, इतनी सारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे बता दें कि SN2 रिएक्शन सबसे धीमे कहाँ पे होगा? 1 डिग्री 2 डिग्री के 3 डिग्री? 3 डिग्री। और कोई जनता की आवाज बने? लक्षिता क्या कहना चाहेंगे? नमिशा, नितेश क्या कहना चाहेंगे? बोले भाई, लक्षिता बोले क्या कहेंगे? कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के लिए सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पे होंगी? 1 डिग्री में, 2 डिग्री में कि 3 डिग्री में? Is that I'm audible? यस मैम। हाँ, तो फिर कहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी? 3 डिग्री के लिए। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहता है मैंने रिएक्ट ही नहीं करना SN2 मैकेनिज्म से, मेरे लिए SN1 मैकेनिज्म ही ठीक है। एज ये कंक्लूजन लिख रही हूं मैं, ये सबको याद होना चाहिए मंडे को, कंक्लूजन, ठीक है। एज द steric hindrance is maximum in 3 degree alkyl halide followed by, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, इसको सेपरेट लिख देते हैं, आपकी कॉपीज में वो सेपरेट रहेगा। 3 degree alkyl halide followed by 2 degree alkyl halide followed by 1 degree alkyl halide. Therefore, the order of reactivity of various alkyl halides towards SN2 mechanism is, क्या ऑर्डर रहेगा? बोलेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? 1 डिग्री alkyl halide followed by 2 degree alkyl halide followed by 3 degree alkyl halide। मीटिंग नहीं छोड़ेंगे, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाने लगी। अगर पहचानने के लिए आ जाए कि किसमें SN1 रिएक्शन है, किसमें SN2 रिएक्शन है, जो कि खूब भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना अगर SN2 मैकेनिज्म की बात हो गई है तो सबसे जल्दी 1 डिग्री alkyl halide रिएक्ट करेगा followed by 2 डिग्री followed by 3 डिग्री। पर अगर SN1 की बात हो गई है, SN1 रिएक्शन की बात हो गई है, उल्टा ऑर्डर चलेगा। 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव followed by 2 डिग्री followed by 1 डिग्री। SN1 में कार्बोकेटायन के फंडे को दिमाग में रखना है, SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस के फंडे को दिमाग में रखना है। समझ में आई है? बोले